नमस्कार। जैसा कि पूर्व में वर्णित किया जा चुका है, लगभग 500 वर्षों तक कश्मीर पर पवित्र गौनंद वंश का शासन रहा। इस वंश के अंतिम राजा थे राजा बालादित्य। उनके निसंतान निधन के बाद उनके जामाता निर्मल कर्कोटक वंशीय दुर्लभ वर्धन को राज्य प्राप्त हुआ। दुर्लभ वर्धन के बाद उनके पुत्र दुर्लभक प्रतापादित्य के नाम से सिंहासनारूढ़ हुए। प्रतापादित्य अपने नाम के अनुरूप ही परम प्रतापी भी थे। उनसे शत्रुता रखने वाला कोई शासक पृथ्वी पर शेष नहीं रहा, सबको जीत लिया। उन्होंने अपने नाम से प्रतापपुर नामक एक नगर भी बसाया। प्रतापादित्य के काल में अनेक वैभवशाली धनवान व्यापारी और साहूकार कश्मीर में व्यापार के निमित्त आया करते थे। राजा भी उनका यथोचित आदर सत्कार करते थे। एक बार रोहित देश के नौण नामक एक धनी व्यापारी को उन्होंने अपने महल में भोजन पर बुलाया और रात्रि विश्राम की भी समुचित व्यवस्था की। सुबह राजा ने व्यापारी से पूछा, महोदय, रात्रि को नींद तो ठीक से आई ना? कोई कष्ट तो नहीं हुआ? तनिक संकोच से व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, राजमहल की शैया तो अत्यंत सुखकर थी, किंतु दीपकों के धुएं से मुझे सरदर्द हो रहा है। राजा अचंभित हुए और इसलिए जब व्यापारी ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया तो वे उसका वैभव देखने की अभिलाषा से उस व्यापारी के आवास पर पहुंचे। उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। व्यापारी के भवन में तेल के दीपकों के स्थान पर रत्नों से प्रकाश हो रहा था। उसकी अपार संपदा देखकर राजा के विस्मय का ठिकाना नहीं रहा। व्यापारी के आग्रह पर राजा कुछ दिन उसके घर पर ही रुके। इस दौरान व्यापारी नौण की परम सुंदरी पत्नी नरेंद्र प्रभा को देखकर राजा अपनी सुध बुध ही खो गए। कामदेव के बाणों ने उन्हें अत्यंत ही व्यथित कर दिया। राजा अपने महल में वापस तो आए, लेकिन अपना मन व्यापारी के यहाँ ही छोड़ आए। राजा विवेकवान भी थे, इस कारण उन्हें अत्यंत दुख भी हुआ। ना तो वह सदाचार भूल पा रहे थे और ना ही नरेंद्र प्रभा की मोहनी मूर्ति उनके मन से निकल पा रही थी। परिणाम यह हुआ कि राजा अस्वस्थ हो गए। वैद्यों का इलाज भी कोई असर नहीं कर पा रहा था। ऐसा प्रतीत होने लगा कि राजा अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। अब चूंकि व्यापारी नौण के घर से आने के बाद राजा अस्वस्थ हुए थे, अतः व्यापारी उनका हाल चाल जानने आया। भेंट के दौरान व्यापारी को राजा की बीमारी समझ में आ गई और उसके कारण उसे चिंता भी हुई। एक अत्यंत पराक्रमी, योग्य और जनहितैषी राजा की यह अवस्था उससे देखी नहीं गई। उसने एकांत में राजा को समझाइश दी कि प्राण रक्षा के लिए किया गया कोई भी कार्य अधर्म नहीं होता। आपके हित के लिए मेरे प्राण भी प्रस्तुत हैं। मैं अपनी पत्नी को देव मंदिर में देवदासी के रूप में समर्पित किए देता हूँ। वहाँ से आप उसे सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दोष भी नहीं देगा। अंततः उस सज्जन व्यापारी के अत्यंत आग्रह के बाद कामदेव के प्रहारों से विचलित राजा ने यह प्रस्ताव अंततः स्वीकार कर लिया और नरेंद्र प्रभा राजरानी बन गई। उन्होंने अपने सद्गुणों, उदारता और दयालुता से अपने इस आंशिक कलंक को जल्द ही धो डाला। नरेंद्र प्रभा ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, जो इतिहास में चंद्रापीड़, तारापीड़, मुक्तापीड़ और अधिमुक्तापीड़ के नाम से जाने गए। 50 वर्ष शासन करने के बाद प्रतापादित्य स्वर्ग सिधारे और उनके बाद बड़े पुत्र चंद्रापीड़ ने राज्यभार संभाला। राजा चंद्रापीड़ कितने गुणवान और नीतिवान थे, इसका एक उदाहरण देखिए। एक बार राजा के आदेश पर
त्रिभुवन स्वामी का मंदिर बन रहा था, किंतु उसमें एक चर्मकार की झोंपड़ी बाधा बन रही थी। चर्मकार अपनी झोंपड़ी से कोई भी कीमत लेकर हटने को तैयार ही नहीं था। समस्या राजा की जानकारी में आई तो वे स्वयं उस चर्मकार के घर पहुंचे और उससे विनम्रता पूर्वक कहा, आपकी अनुमति के बिना मंदिर निर्माण नहीं होगा। अब यह आप पर है कि या तो उचित मूल्य लेकर यह स्थान दे दो, अन्यथा मंदिर निर्माण रोक दिया जाएगा। चर्मकार ने उत्तर दिया, महाराज, यह झोंपड़ी ही मेरी जन्मस्थली है। जिस प्रकार आपको अपना राजमहल प्रिय है, उसी प्रकार यह झोंपड़ी मुझे प्यारी है। इससे मेरी अनेक स्मृतियां जुड़ी हैं। फिर भी चूंकि आप मेरे द्वार पर आए हैं, तो यह अब बिना मोल आपकी है। राजा ने फिर भी यथोचित धन देकर वह स्थान अधिग्रहित किया और मंदिर निर्माण संपन्न हुआ। किंतु दुर्भाग्य देखिए कि ऐसे गुणवान राजा के विरुद्ध उनके ही भाई तारापीड़ ने षड्यंत्र रचे और वे असमय मृत्यु के ग्रास बने। कल्हण के अनुसार एक मांत्रिक के अभिचार द्वारा यह दुष्कृत्य किया गया। उनके बाद दुष्ट प्रकृति का तारापीड़ शासक तो बना, किंतु केवल 4 वर्ष 24 दिन बाद ही उसकी भी मृत्यु अकाल ही हुई। वह भी उसी प्रकार यमपुरी पहुंच गया। तारापीड़ के बाद उसके छोटे भाई ललितादित्य सिंहासनारूढ़ हुए। जिस समय उन्होंने शासन सूत्र संभाले, उस समय वे केवल एक मांडलिक राजा थे, किंतु अपने पराक्रम से वे सार्वभौम राजा बने। संपूर्ण भारत पर उनकी विजय ध्वजा फहराई। यह कहानी अगले अंक में देखना न भूलिए। देखते रहिए महान सम्राट ललितादित्य की यह गाथा।